नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मीना बाजार, जो कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी एक ब्यूटी कंपटीशन की कहानी है। तो चलिए देखते हैं इस ब्यूटी कंपटीशन में कौन सी मोहतरमा जीतती है और क्यों। तो चलिए सुनते हैं। दो आशिकों में तवाज़ुन बरकरार रखना, जबकि दोनों ICS के अफराद हों, बड़ा मुश्किल काम है। मगर रंभा बड़े खुश उसलूबी से काम को सर अंजाम देती थी। उसके नए आशिकों की खेप उस हिल स्टेशन में पैदा हो गई थी, क्योंकि रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसका प्यारा प्यारा चेहरा किसी आर्ट मैगजीन के सर आवर्क की तरह जाजिब आ नज़र था। उसकी सुनहरी जल्द नायलॉन की सल्ले की तरह बेदाग और मुलायम थी। उसका नौजवान जिस्म नए मॉडल की गाड़ी की तरह स्प्रिंगदार नज़र आता था। दूसरी लड़कियों को देखकर यह एहसास होता था कि उन्हें उनके माँ बाप ने शायद औंधे सीधे ढंग से पाला है, लेकिन रंभा किसी मॉडर्न कारखाने की ढाली हुई मालूम होती थी। उसके जिस्म के खतूत, उसके होंठ, नाक, कान, आँखें, नटबोल्ड, स्प्रिंग कमानियाँ अपनी जगह पर इस कदर कायम और सही और दुरुस्त मालूम होती थीं कि जी चाहता था रंभा से उसके मेकर बल्कि मैन्युफैक्चरर का नाम पूछ के उसे 11,000 ऐसी लड़कियां सप्लाई करने का फ़ौरन ठेका दे दिया जाए। जमुना रंभा की तरह हसीन तो ना थी, लेकिन अपना बूटा सा कद लिए इस तरह होले होले चलती थी जैसे झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें एक दूसरे से अटखेलियाँ करती जा रही हों। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मिलकर एक ऐसा हसीन तमोज पैदा करते थे जो अपनी फितरत में किसी वायलिन के नगमे से मुशाबह था। स्टेशन की लोअर मॉल रोड पर जब वो चहलकदमी के लिए निकलती थी तो लोग उसके जिस्म के ख्वाबीदा फिल्मों को देख देख कर मबहूत हो जाते थे। जुवेदा की आवाज़ बड़ी दिलकश थी और किसी हाई फाई रेडियो से मिलती जुलती थी। उसे देखकर किसी औरत का नहीं, किसी ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्ड का ख्याल आता था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसकी सांवली रंगत पर उसके सफ़ेद दांत बेहद भले मालूम होते थे। और जब वो कभी कहा मारकर हंसती तो ऐसा मालूम होता गोया नाजुक कांच के कई शैंपेन ग्लास एक साथ एक दूसरे से टकरा गए हों। ऐसी औरत के साथ क्लब में बैठकर लोगों को बियर पिए बगैर पिए ही नशा हो जाता है। मृणालिनी की आंखें बड़ी उदास थीं और होंठ बड़े खूबसूरत थे। उसकी निगाहों की उदासी हल्के रंगों वाले गलीचे की तरह मुलायम, मध्यम और खुनुक थी। उन्हें देखकर जी चाहता था कि ज़िंदगी के परपैच और खारदार रास्तों से गुजरते हुए इन सायादार पलकों के नीचे चंद लम्हे आराम और सुकून के बिताए जाएं। उसे देखकर उस रेस्टोरेंट की याद आती थी जो डायना पैक जाते हुए रास्ते में पड़ता है। घने देवदारों तले मध्यम रोशनियों वाले बरामदे में खामोशी और बाअदब बैरे और ताज़ा लेम जूस। इस रेस्टोरेंट में बैठकर मोहब्बत के मारों ने अक्सर मृणालिनी को याद किया है, और मृणालिनी को देखकर उन्हें अक्सर इस रेस्टोरेंट का ख्याल आया है। बाज़ औरतें ऐसी ही खूबसूरत होती हैं। रोज़ा गुलाब तो ना थी, लेकिन तितली की तरह ज़रूर थी। हर वक्त थिरकती रहती और मंडराती रहती।
लेकिन मर्दों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि डांस हॉल में। रॉक एंड रोल से मॉडर्न ट्विस्ट तक उसे हर तरह करना चाहता था। उसका सिर्फ एक आशिक था, हालांकि कई हो सकते थे, मगर वो 2 बरस से सिर्फ एक ही आशिक पर सब्र किए बैठी थी, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहती थी और शादी के लिए सब्र करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अपना महबूब क्यों ना हो। रोजा ने पीटर पर कनायत कर ली थी, मगर मुसीबत ये थी कि पीटर ने अभी तक सब्र न किया था, क्योंकि पीटर रोजा से भी बेहतर डांसर था और वो ICS का अफसर था और रंडुआ होकर भी ऐसा कुंवारा धुला धुला सा मालूम होता था कि रंभा ऐसी खूबसूरत लड़की भी उसे लिफ्ट देने लगती थी। रंभा को रोजा किसी तरह अपने से बेहतर समझने पर तैयार न थी। रोजा का जिस्म किसी 12-13 वर्ष के लड़के की तरह दुबला पतला था, ऐसी ही उसकी आवाज़ थी। उसके लहरदार कटे हुए बाल कितने खूबसूरत थे। इन बालों को किसी ऑर्केस्ट्रा की याद ताज़ा होती थी। स्याह जीन्स में रोजा की लंबी मखरूती टांगें थीं। उसका सारा जिस्म किसी जेट हवाई जहाज़ की तरह नाजुक खतों का हामिल था। रंभा कौन होती है? पीटर को मुझसे छीन लेने वाली ईला, जो किसी ज़माने में मिसेज केला चंद थी और अब तलाक हासिल कर चुकी थी, आज भी अपने नेपाली हुस्न से लोगों की आंखें खीरा किए देती थीं। आर्याई हुस्न में चीनी हुस्न कुछ इस कदर घुल मिल गया था कि इन दोनों की आमेजिश से जो मुजस्सा तैयार हुआ, उसमें बिल्कुल एक नए तरह की फवन और बांकपन था। ईला के कपड़े सारी हाई सोसाइटी में मशहूर थे। उसके हुस्न में जो कमी थी, ईला उसे कपड़ों से पूरा कर लेती थी। कपड़ों से और जेवरात से। ईला के पास एक से एक खूबसूरत जवाहरात के बढ़िया सेट थे और आज से 5 साल पहले ईला ने शिमला और दार्जिलिंग में एक सीज़न में 2 ब्यूटी कंपटीशन जीते थे। कुछ लोगों के ख्याल में अब वो पुराने मॉडल की गाड़ी थी, लेकिन मुसल्सल झाड़ पोंछ, एहतियात और मालिश से उसकी आब-ओ-ताब बदस्तूर कायम थी। फिर हिल स्टेशन कमिश्नर साहब की 3 लड़कियां थीं, जिनके लिए चीफ कमिश्नर साहब बहादुर को मुनासिब बरों की तलाश थी। उनके नाम बिलत्री, सुधा, माधुरी और आशा थे। उन तीनों में आशा का शुमार तो खुले तौर पर बस सूरतों में किया जा सकता था। अलबत्ता सुधा और माधुरी गो खूबसूरत ना थीं, लेकिन निक-सुक दुरुस्त थीं। मगर चूंकि वो कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए उनका शुमार भी खूबसूरत लड़कियों में होता था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज हर मिनिस्टर की तकदीर एक अदबी साहूकार समझी जाती है। उनके अलावा सीता मल्होत्रा, ब्रिजेश अब्दुर्रहमान, वलेशर कौर, पुष्पा राज, दा खुर्शीद गुरुवाला और मेजर आनंद की लड़की गौरी वगैरह वगैरह भी इस हिल स्टेशन के सालाना ब्यूटी कंपटीशन में शामिल थीं, जो अभी क्लब के लॉन में होने वाला था। ये खूबसूरती का मुकाबला इस हिल स्टेशन का गोया सबसे बड़ा कौमी त्यौहार होता है। इस रोज़ क्लब के लॉन में सैकड़ों आदमी जमा हो जाते हैं। रंग बिरंगी झंडियाँ, जर्क बर्फ साड़ियों से मशबूस औरतें, सुनहरी बियर के सफ़ेद फक्के से उबलते हुए जाम, हिस्सा लेने वाली लड़कियों के खौफजदा खोखले कहकहे, आशिकों और माँ बापों की तिल्फ तशलियाँ, आखिरी मिनट पर ब्लाउज बदलना और साड़ी की आखिरी सिलवट दूर करना, आईने में देखकर
भवों की कमान की आखिरी नोक को तेज करना। बाप रे, ये ब्यूटी कंपटीशन भी ICS के कंपटीशन से किसी तरह कम नहीं है। और कुछ हो ना हो, इसमें अव्वल नंबर पाने वाली लड़की को वर तो ज़रूर मिल जाता है, और वो भी किसी ऊंचे दर्जे का। इसलिए हर सीज़न में दर्जनों लड़कियां इसमें खुशी खुशी हिस्सा लेती हैं और माँ बाप खुशी खुशी उनको इजाज़त दे देते हैं। आज ब्यूटी कंपटीशन का फाइनल था। फाइनल के एक जज कुंवर बांदा से रोहिलखंड डिवीज़न के साबिक चीफ कमिश्नर थे। दूसरे जज सर सुनार चंद थे, जिनके मुशायरे और कवि सम्मेलन हर साल दिल्ली में धूम मचाते हैं। ये मान लिया गया था कि जो आदमी मुशायरे और कवि सम्मेलन कामयाब करा सकता है, वो औरतों को परखने का भी माहिर हो सकता है। फिर जजों की कमेटी के एक मेंबर साबिक जस्टिस देश पांडे भी चुन लिए गए थे, ताकि इंसाफ के पड़ले बराबर रहें। एक मेंबर सैयद इम्तियाज हुसैन ब्राइट लॉ थे, जिनके मुतालिक मशहूर था कि हर रोज़ अपनी बीवी को पीटते हैं। पांचवें जज कुमाऊं के रईस आजम दीवान बलराज शाह थे, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि उनकी बीवी हर रोज़ पीटती है। मुकाबले की कौंसिल में जजों के 2 नाम और पेश किए गए थे। एक तो हिंदी के मशहूर कवि कुंज बिहारी शर्मा थे, जिन्होंने ब्रजभाषा में औरतों के हुस्न पर बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हैं। दूसरे कमर ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर कमर उद्दीन कुरैशी थे, जिनसे बेहतर जवाहरात के जेवर यूपी में तो कोई बनाता नहीं। मगर ये दोनों हजरात रईस न होने की वजह से वोटिंग में हार गए। किसी औरत को जजों की कमेटी में नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक तयशुदा अमर है कि हर औरत अपने से ज़्यादा हसीन किसी को नहीं समझती। अगर किसी औरत को जजों की कमेटी में शामिल कर लिया जाता, तो वो मुकाबले में हिस्सा लेने वाली सभी लड़कियों को रंग और नस्ल और खद्द और खाल का इत्मीज़ किए बगैर सिर्फ नंबर दे डालती। लिहाजा शदीद बहस और तमहीस के बाद यही तय पाया कि इस कमेटी में किसी औरत को शामिल न किया जाए, और यही 5 मर्द जज मुकाबला हुस्न का फैसला करने के लिए चुन लिए गए। दिन बड़ा चमकीला था। आसमान पर उजले उजले सफ़ेद दरकसा बादल गोया फैक्ट्री का सब्ज गलीचा मालूम होता था। बच्चे इस कदर धुले धुलाए और साफ शफ़ाफ नज़र आते थे, गोया प्लास्टिक के बने हुए हों। बशियों अरीज लॉन के किनारे किनारे क्यारियों में स्वीट पी, डेलिया, लार्क, सिपर, पटी वेनिशा और कार्नेशन के फूल कुछ इस कायदे और तरतीब से खिले हुए थे, गोया कागज़ से काटकर टहनियों से चिपकाए गए होंगे। अर्ज ए कि बड़ा हसीन मंजर था। सबसे पहले अनाउंसर ने लॉन के दरमियान खड़े होकर एक ज़ोरदार घंटी बजाई। 3 बार ऐसी घंटी का सुनकर लोग बाग चौक दर चौक क्लब के मुख्तलिफ कमरों से निकलकर बाहर लॉन में आने लगे। लॉन में एक किनारे आधे दायरे की शक्ल में सोफ़े और कुर्सियां बिछा दी गई थीं। सबसे आगे के सोफ़े पर 5 जज बैठ गए। उनके पीछे क्लब के सरबराबरदा असबाब, उनके बाद खास सुरफ़ा और फिर आम सुरफ़ा। सबसे आखिर में लकड़ी की बेंचों पर हमारे ऐसे रजील और कमीने खड़े हो गए और बात बेबात कहा मारकर हंसने लगे। आखिर में
अनाउंसर को जोरदार घंटी बजाकर सबको चुप कराना पड़ा। साबिक जस्टिस देशपांडे ने उठकर मुकाबले के फाइनल में आने वाली लड़कियों की फहरिस्त पढ़कर सुनाई। फिर बैंड बजना शुरू हुआ और बैंड के गीत पर सब लोगों की नज़रें क्लब की सीढ़ियों पर लग गईं, जहां अंदर के मेकअप रूम से हसीनाएं सीढ़ियां उतरकर क्लब के लॉन पर जजों के सामने आने वाली थीं। सीढ़ियों से लेकर जजों के सामने तक एक लंबा सा सुर्ख गलीचा बिछा दिया गया था, जिस पर चलकर मुकाबले में हिस्सा लेने वालियां अपनी अपनी अदाएं, करिश्मे, इस्वे या नखरे दिखाने वाली थीं। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी दूरबीनें निकाल लीं। सबसे पहले ईला सुर्ख रंग की साड़ी संभालती, मटकती, सौ बल खाती सीढ़ियों से नीचे उतरी। खुशबुओं के भपके दूर दूर तक फैल गए। ईला के चेहरे पर अजीब सी फातिहाना हंसी सी मुस्कुराहट थी। जजों के सामने उसने अपना मुंह मोड़कर बड़ी सोखे और नाच के साथ सबको अपना कटीला रुख दिखाया और उसके कानों में चमकते हुए याकूत के आवेजी निगाहों में लजर लजर गए। फिर वो अपना गोरा गुदाज हाथ आगे बढ़ाकर सेब की डाली की तरह लजाकर कुछ इस अदा से अपनी साड़ी के पल्लू को संभालकर पलटी कि तमाशाइयों के दिलों में मौज दर मौज लहरें टूटती चली गई। जुवेदा एक मुग़ल शहजादी के रूप में नमूदार हुई। गहरे जामुनी रंग का कामदानी का गरारा, उसके ऊपर हल्के ऊंदे रंग के लखनऊ की बारीक फूलदार कमीज, उसके ऊपर लहरिएदार चुना हुआ दुपट्टा, उसके ऊपर जुवेदा की गर्दन, वो मशहूर सुराहीदार गर्दन, जिसे देखकर जी चाहता था कि उसे उलटकर सारी शराब पी ली जाए। इस गर्दन के गिर्द उस वक्त जड़ाऊ जुमर्दुर का कला बंद चमक रहा था और उसके हुस्न को दो वाला कर रहा था। इस गर्दन के ऊपर जुवेदा का सावला सलोना प्यारा सा चेहरा था। जुवेदा बड़ी तमकीनत से चलते चलते जजों के सामने आई। गर्दन उठाकर अपनी सुराही के खम को वाजह किया और एकाएक हंस पड़ी और उसके सफ़ेद सफ़ेद दांतों की लड़ी बिजली की तरह कौंध गई। रोजा गहरे सब्ज रंग के तंग जीन्स के ऊपर लेमन रंग का फनता हुआ ब्लाउज पहनकर जो आई तो उसके सीने का उभार, उसकी कमर का खम, उसकी लंबी मखरूती टांगों की दिलकशी और रानाई हर कदम पर वाज़ह होती गई। बहुत से फोटोग्राफर तस्वीरें लेने लगे। मुस्कुराती हुई रोजा ने गर्दन को जरा सा झुकाकर सब तमाशाइयों से खराज तहसीन वसूल किया और चली गई। फिर सुधा मेहता आई और उसके बाद माधुरी मेहता। दोनों बस ठीक थी, ना अच्छी ना बुरी। चूँकि चीफ कमिश्नर साहब की लड़कियां थीं, इसलिए आगे बैठने वाले सरवर आवर्दा लोगों ने उन बच्चियों का दिल रखने के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। मगर उनके बाद आशा मेहता जो निकली तो किसी को ताली बजाने की हिम्मत ही ना हुई। ऐसी साफ खरी बदसूरत थी कि मालूम होता था कि मेकअप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो भी मटकती हुई चली गई। तमाशाइयों ने सुकून का सांस लिया। सीता मल्होत्रा टसर के रंग की सुनहरी बनारसी साड़ी पहने हुए आई। बनारसी साड़ी के नीचे का पेटीकोट बहुत उम्दा था। पेटीकोट भी अगर नायलॉन का होता तो मुमकिन है कुछ नंबर बढ़ जाते,
मृणालिनी ने देवदासियों की तरह बाल ऊपर बांधकर सुंती के फूलों से सजाए थे। इसने कोई मेकअप नहीं किया था, सिवाय काजल की एक गहरी लकीर के, जिसने उसकी बड़ी बड़ी आँखों की उदासी और अथाह गम को और उभार दिया था। जजों की करीब आकर उसने कुछ इस अंदाज से उनकी तरफ देखा जैसे वह सी हिरनी शहर में आकर खो गई हो, या जमुना देवदास के रो रही हो। फिर वो चली गई। उसके बाद बिरजीस, खुर्शीद, गौरी वगैरह एक एक करके बाहर निकली और अपनी अपनी अदाएं दिखाकर रुखसत होती गईं। सबसे आखिर में रंभा निकली और उसके निकलते ही बैंड जोर जोर से बजने लगा और तमाशाइयों के दिलों की धड़कनें तेज होती गईं। रंभा ने चुस्त पंजाबी कमीज और सलवार पहन रखी थी। ये लिबास उसके जिस्म पर इस कदर चुस्त था कि बिल्कुल तैराकी का लिबास मालूम होता था। उस लिबास में रंभा के जिस्म का एक एक खम नुमाया था। जब वो चलती थी तो उसके टखनों पर उलझी हुई झांझनों के छोटे छोटे घुंघरू एक रूपहली आवाज़ पैदा करते जाते थे। उसे देखकर तमाशाइयों के गलों से वे इख्तियार वाह वाह की सदा निकली। चारों तरफ से तहसीन और मुहर्रफ के डोंगरे बजने लगे। अब इसमें तो किसी को कलाम ही नहीं था कि इस साल की मलिका हुस्न रंभा ही चुनी जाएगी। जब सब लड़कियां चली गईं तो जज भी उठकर क्लब के अंदर एक कमरे में मशवरा करने चले गए। उनके जाने के बाद तमाशाइयों का शौक इंतहा को पहुंच गया। लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। कोई किसी को नंबर देता था। हर आशिक अपनी महबूबा के गर्द हाला खींच रहा था। हर माँ अपनी बेटी की तारीफ में तरजबान थी, मगर अक्सरियत रंभा के हक में थी। अलबत्ता दूसरे और तीसरे नंबर पर मुख्तलिफ लड़कियों के नाम लिए जा रहे थे। कोई जमुना का नाम लेता था, कोई जुबैदा का, कोई बिरजीस का, कोई सीता मल्होत्रा पर मर मिटा था। 15-20 मिनट के बाद जज अपने कमरे से नमूदार हुए। साबिक जज देश पांडे के हाथ में कागज का एक पुर्जा था। जज देश पांडे ने फैसला सुनाने के लिए उठे। सारा मजमा खामोश हो गया। जस्टिस देश पांडे ने अपनी ऐनक ठीक की, खकार के गला साफ किया, फिर कागज के पुर्जे को अपनी नाक के करीब लाकर ऊंची आवाज़ में कहा, जजों का मुत्फिका फैसला ये है कि इस साल के ब्यूटी कंपटीशन में अव्वल नंबर पर आने और मुल्क आ हुस्न कहलाने की हकदार मिस सुधा मेहता हैं। नंबर 2 मिस माधुरी मेहता, नंबर 3 मिस जुबैदा। चीफ कमिश्नर मेहता के घर में एक कोहराम सा मचा हुआ था। आशा मेहता ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। शाम को जब कमिश्नर साहब क्लब से घर लौटे तो आते ही उनकी बीवी ने आड़े हाथों लिया। हाय मेरी बच्ची दोपहर से रो रही है। हाय तुमने आशा का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। हाय आग लगी तुम्हारे चीफ कमिश्नर होने पर। क्या फ़ायदा है तुम्हारी चीफ कमिश्नरी का जब मेरी बच्ची इनाम हासिल नहीं कर सकी। अरे सुधा और माधुरी को तो फिर भी बर मिल जाएंगे, लेकिन जिस बच्ची का तुम्हें ख्याल करना था उसी का ना किया। अरे हाय हाय हाय। चीफ कमिश्नर साहब ने गरज कर कहा, बावली हुई हो, तुम्हारी 2 बच्चियों को तो मैंने किसी न किसी तरह इनाम दिलवा ही दिया। अब तुम्हारी तीसरी बच्ची को भी इनाम दिलवाता तो लोग क्या कहते। आखिर इंसाफ
भी तो कोई चीज़ है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।